हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। जब भी एक सेलर बायर को गुड्स सेल करता है तो वो एक क्रेडिट पीरियड ऑफर करता है, लेकिन उसमें कोई सर्टेनिटी ऑफ टाइम नहीं होता और वो चाहता है कि अगर उसको कोई सर्टेनिटी ऑफ टाइम मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाता है। तो सेलर वुड लाइक दैट द परचेसर वुड गिव अ डेफिनेट प्रॉमिस, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉमिस दे दे कि इन राइटिंग टू पे द अमाउंट ऑन अ सर्टेन डेट, कि इस तारीख को मैं आपको पूरा पैसा दे दूंगा, राइट। This written promise is either in the form of bills of exchange or promissory note। दो टाइप के आइटम होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और promissory note। इसके बारे में बात करते हैं। पीपल इन्वॉल्व, अब इन सारे अरेंजमेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। सेलर ड्रॉज द बिल ऑन परचेसर एंड हैंस कॉल्ड ड्रॉवर, ठीक है। जो भी सेलर है वो क्या करेगा, बिल प्रिपेयर करके भेजेगा, किसको, बायर को भेजेगा, इसलिए इसको ड्रॉवर बोला जा रहा है। तो पैसा किसको कलेक्ट करना है, ड्रॉवर को पैसा कलेक्ट करना है, राइट। बायर देन एक्सेप्ट्स द बिल एंड हैंस कॉल्ड एक्सेप्टर। जो बायर है वो एक्सेप्टर है, ठीक है, वो बिल को एक्सेप्ट करके वापस भेज रहा है किसको, सेलर को। तो जो एक्सेप्टर है वो पे करेगा पैसा। द पार्टी टू हुम द अमाउंट हैज टू बी पेड इज पे। जो भी पार्टी है जो भी पार्टी जिसको आप अमाउंट पे करोगे उसको बोलेंगे पे। नॉर्मली ड्रॉवर ही पे ही होगा, बट अगर ड्रॉवर बोलेगा कि मेरे बदले आप किसी और को दे दो पैसा, तो अब ये पे ही चेंज हो जाता है, राइट। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात देखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल, ठीक है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, और थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। बिल इज ड्रॉन बाय सेलर एंड पेड बाय एक्सेप्टर और बायर। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली, ठीक है, कंडीशनली कभी कभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड। ये नोटेड वर्ड कब आता है, डिसऑनर के टाइम पे आता है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद है प्रोमिसरी नोट। अ प्रोमिसरी नोट कंटेन्स ओनली अ प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। प्रोमिसरी नोट में एक प्रॉमिस लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर दिस मच अमाउंट, ठीक है। टू पार्टीज इन्वॉल्व है, मेकर और पे। इस बार उल्टा हो जाएगा, जो पर्सन अमाउंट पे कर रहा होगा वो प्रोमिसरी नोट बनाएगा, ठीक है। प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय द बायर। प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड अनकंडीशनली, नोटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे नोटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ एक प्रॉमिस है जहाँ पे लिखा जा रहा है एक पेपर पे कि आप, जहाँ पे सिर्फ लिखा जा रहा है एक पेपर पे कितना पैसा मैं आपको दे दूंगा, राइट। इसके बाद बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स। देखो डेट्स आपको दो फॉर्म में हो सकती हैं। एक तो है डेज लिखाओ, 90 डेज, 60 डेज, और दूसरा होता है मंथ्स लिखाओ, 1 मंथ का बिल, 2 मंथ्स बिल, राइट। तो दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं समझते हैं। सबसे पहले डेज की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेज वाला ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी, फर्स्ट मंथ 31 डेज, फिर फैब है, इसको एक बार इग्नोर कर दो, मार्च 31 डेज, फिर अप्रैल अभी इग्नोर कर दो, फिर मई 31 डेज, फिर जून, इसको इग्नोर कर दो अभी, फिर होगा जुलाई, जुलाई के 31 डेज, फिर यहाँ पे देखना कंसिस्टेंटली जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज है, फिर इसके बाद अगस्त, सितंबर को अभी एक बार ही इग्नोर कर दो, अक्टूबर 31, फिर नवंबर को एक बार इग्नोर कर दो, फिर दिसंबर 31। तो 31 डेज वाले महीने सॉर्ट हो गए। अब फैब सबको पता 28 है, और अगर आपका ईयर लीप ईयर है, मतलब डिविजिबल बाय 4 है, तो ये 29 हो जाता है। अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30, नवंबर 30। तो ये हमको याद होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, राइट। अब अगर आपको डेट दी हुई है 1 फैब, ठीक, और क्वेश्चन में लिखा हुआ बिल है 90 डेज का, राइट। तो 1 फैब इसको छोड़ दो, बाकी इसके अलावा फैब में कितने दिन होते हैं, 27 दिन होते हैं, 28 माइनस 1 27 डेज हो गए, ठीक। अब इसके बाद मार्च के 31 डेज और अप्रैल के 30 डेज, टोटल कितने हुए, 7 8 3 3 6 7 8 88 डेज हो गए। कब तक, ये फैब है, ये मार्च और ये अप्रैल, ठीक। अब 88 डेज हो गए, हमको तो 90 डेज करने हैं, तो 2 दिन और ले लो, किसके, मई के। तो 2 मई आपकी ड्यू डेट आ जाएगी।
लेकिन जब आप बात करोगे 1 फ़रवरी और बिल का ड्यू डेट लिखा होगा 1 मंथ का, तो नेक्स्ट महीने की सेम तारीख ना, करेस्पॉन्डिंग तारीख, जैसे यहाँ पे 1 तारीख थी तो अगले महीने की 1 तारीख 1 मार्च आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। अगर 2 महीने लिखा होगा तो 1 अप्रैल आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक, अब कभी भी आप ड्यू डेट्स कैलकुलेट करते हो तो आपको हमेशा उस पर जो भी डेट आई उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं 3 ग्रेस डेज, ये हमेशा ऐड करना है। बिकॉज नियम है, पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि जो भी ड्यू डेट है उसमें 3 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाता है पैसे देने के लिए, राइट। तो 2 था तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 मई, और यहाँ पे 1 मार्च था, 1 में आप 3 दिन जोड़ दोगे तो 4 मार्च हो जाएगा। तो हमेशा ड्यू डेट में 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करना है। कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी आपकी ड्यू डेट आई उसमें आप 3 दिन ऐड कर दो। ठीक, अब 2 पॉइंट, मान लो जो मेरी ड्यू डेट कैलकुलेट हुई है, चाहे वो डेज वाला मेथड हो चाहे वो मंथ वाला मेथड हो, वो डे अगर एक पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे मतलब पहले से डिक्लेयर्ड है, दिवाली, होली, गांधी जयंती, 15 अगस्त, ये तो पहले से डिक्लेयर्ड है, तो ड्यू डेट जो भी आएगी उसका 1 डे बिफोर ले लेना, 1 डे, तो जो भी ड्यू डेट आएगी उसका 1 डे बिफोर लेंगे। ठीक है, और वो ड्यू डेट अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, जैसे कोविड के लिए आया था ना जनता कर्फ्यू वाला इमरजेंसी हॉलीडे, तो अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो जाएगा तो पहले से प्री प्लान था नहीं वो, राइट, तो आप 1 डे आफ्टर ले लोगे, 1 डे आफ्टर, राइट। ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कैलकुलेट करना जरूरी है, और हर क्वेश्चन में ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट आएगा, हर क्वेश्चन में आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, अब जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड इन द बुक्स ऑफ बायर, दोनों में एंट्रीज पास करनी पड़ती है अलग अलग। सबसे पहले गुड सेल होता है, ठीक है, तो गुड सेल की एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ, और यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ बायर में परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक, अब सेल्स होने के बाद आप डेटर को कन्वर्ट कर रहे हो बिल्स रिसीवेबल में, तो बिल रिसीवेबल एक एसेट होती है, टू डेटर, ये डेटर कन्वर्ट हो गया बिल रिसीवेबल में। सिमिलरली बायर के बुक्स में क्रेडिटर को कन्वर्ट करना है, क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट करेंगे टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक, थर्ड, जिस दिन पेमेंट मिलेगा ड्यू डेट वाले दिन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और ये भाई साहब पेमेंट करेंगे तो इनके बुक्स में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। ये बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है। अब डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, ये तो केस था जहाँ पे बिल को होल्ड किया गया टिल मैच्योरिटी, और होल्ड किसने किया, सेलर ने। देखो बायर की बुक्स में सिमिलर एंट्रीज होती है, चाहे भी कोई भी केस हो, चाहे कोई भी केस हो, बट सेलर की बुक्स में अलग अलग केस हो सकता है। क्या क्या होता है देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि उसने बिल डिस्काउंटिंग करवा ली, तो थर्ड वाली एंट्री को हटा दो, सेकंड के बाद ये नई वाली एंट्री पास होगी। अगेन थर्ड लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब होता है बिल लेके गया आज के डेट में बैंक को,
बिल डिस्काउंटिंग का मतलब होता है वो पर्सन आज के डेट में वो बिल को लेके जाता है अपने बैंक के पास, बोलता है देखो 2 महीने का बिल है, आप मुझे आज पैसा दे दो और 2 महीने का इंटरेस्ट काट लो इस बिल से, बाकी का पैसा आप मुझे दे दो, और जब बिल की ड्यू डेट आएगी तब आप मेरे बायर से पूरा पैसा कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो पैसा इमीडिएटली मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में बैंक एक इंटरेस्ट काटेगा जिसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, इसको भी आप डेबिट करो। टू बिल रिसीवेबल, ये ड्यू डेट के दिन नहीं होगा, जब आपने बिल बनाया उसके 1-2 दिन बाद तुरंत हो जाएगा। ठीक है, बायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बायर सीधा ड्यू डेट के दिन पेमेंट करेगा, तो उसकी एंट्री सेम रहेगी इन द केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑल्सो। अब ऐसा भी हो सकता है कि बिल डिस्काउंटिंग ना कराए, वो कराएगा बिल एंडोर्सिंग, बिल एंडोर्समेंट। अब ये एंडोर्समेंट क्या होता है, देखो अभी क्या है, जो ये डेटर है, अभी क्या है, जो सेलर है, ठीक है, इसको किसी और को उतना ही पैसा देना है। ठीक है, इसको किसी और को उतना ही पैसा देना है, तो पैसे की जगह सामने वाले को बिल दे रहे हैं कि आप ये बिल पकड़ो और जिस दिन इस बिल की ड्यू डेट है आप जाके पैसा कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो बिल एंडोर्समेंट, तो खुद का क्रेडिटर है उसको बिल एंडोर्स करेंगे, तो डायरेक्टली एंट्री क्या पास होगी, थर्ड एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर दो टू बिल रिसीवेबल, ये हमने दे दिया। और बाकी बायर की बुक में सब केसेस में ये सिमिलर एंट्री रहेगी, बायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं डिसऑनर ऑफ बिल की। डिसऑनर ऑफ बिल मींस नॉन पेमेंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट बाय द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ने ड्यू डेट पे आपको भगा दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, दिया नहीं। ठीक है, वी विल हैव टू रिवर्स द एंट्रीज। हमने जब बिल क्रिएट किया था तो एंट्री क्या पास की थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो अब हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि अब इसको पैसा लेंगे हम। ठीक है, और अनसर्टेनिटी आ गई तो डेटर अकाउंट डेबिट कर दिया, और बिल रिसीवेबल का तो ऑनर ही नहीं हुआ, उसको हम जस्ट रिवर्स करेंगे, बिल रिसीवेबल को आप डेबिट कर दो। नोटिंग चार्जेस, अब ये नोटिंग चार्जेस क्या होता है सर, इट इज़ नेसेसरी दैट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर and the cause of dishonor should be established. If the acceptor can prove that the bill was not properly presented, he may escape the liability. अगर उसने ऐसा प्रूव कर दिया कि आप तो पैसा मांगने आए ही नहीं थे, तो आप क्या करते, राइट। Therefore, in case of dishonor, the bill is handed over to a public official. Public official मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल called notary public. आप जब कोर्ट में जाओगे तो बाहर बैठे होते हैं ये एडवोकेट जिनको बोलते हैं नोटरी पब्लिक। द ऑफिशियल प्रेजेंट द बिल फॉर पेमेंट। ठीक है, आपने जब उसको बिल दिया तो वो ऑफिशियली उसको बिल प्रेजेंट करेगा कि भाई पैसा दे दे, और अभी भी इसने पैसा नहीं दिया तो इसको एक नोट बना के वो सर्टिफिकेट बना के देगा कि हाँ सामने वाले को बिल गया था और सामने वाले ने डिफॉल्ट किया है, विलफुल डिफॉल्ट किया है और पैसा नहीं दिया है, भगोड़ा है। ठीक है, तो अब ये एविडेंस बन गया। And if the money is received, then the money is handed over to drawer. And if the money is not received, the bill is officially marked as dishonor. For this service, the notary public charges an amount called noting charges. तो जब भी बिल किसी के हाथ में है और सामने वाला डिसऑनर कर रहा है तो तुरंत दौड़ के जाएगा वो नोटरी पब्लिक के पास, नोटिंग चार्जेस पेमेंट कर देगा। लेकिन एक बात समझ लेना कि नोटिंग चार्जेस अभी तो ये पेमेंट कर रहा है जो सेलर है या जिसके हाथ में बिल है, लेकिन अल्टीमेट वो एक्सपेंस किसका है, वो एक्सेप्टर का एक्सपेंस है, वो एक्सेप्टर का एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये वाला पर्सन उससे रिकवर करेगा चार्जेस, राइट। नोटिंग चार्जेस इज इमीडिएटली पेड by the person who has bill in hand, but subsequently he recovers from the acceptor or debtor. ठीक है, however it is the expense of the acceptor. ये वाली बात हो गई अपने। अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे इन द केस ऑफ डिसऑनर। सबसे पहले अगेन दोनों की बुक्स इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ बायर। तो अगर बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी है, मतलब नॉर्मल वाला केस, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, जस्ट रिवर्स एंट्री। ठीक, डेटर
अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू बैंक। ये जो बैंक है इसमें आप डालोगे नोटिंग चार्जेस। आप अभी तुरंत नोटिंग चार्जेस पेमेंट कर रहे हो और डेटर अकाउंट में डेबिट कर रहे हो, मतलब उससे हम फ्यूचर में कलेक्ट करेंगे। और बायर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस। देखो नोटिंग चार्जेस अकाउंट खोल रहा है क्योंकि इसका एक्सपेंसेस है, डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक, अब अगर भाई साहब ने बिल को डिस्काउंटिंग करवाया है, बिल डिस्काउंटिंग, तो ड्यू डेट के दिन बैंक सामने वाले के पास गया, बिल डिसऑनर हो गया, तुरंत बैंक भागा नोटिंग चार्जेस पे करके आ गया। बैंक आके वो हमारे अकाउंट से पूरा पैसा काट लेगा, मतलब बिल का भी और नोटिंग चार्जेस का भी। ठीक है, तो हमारे अकाउंट से पैसा कट गया। अब हम ये पैसा किससे रिकवर करेंगे? सामने वाले पर्सन से रिकवर करेंगे। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट में दोनों अमाउंट ना BR प्लस नोटिंग चार्जेस वाला दोनों अमाउंट हो जाएगा। बायर की बुक्स में सेम एंट्री, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और अगर बिल एंडोज्ड है तो जो सामने वाला क्रेडिटर है वो नोटिंग चार्जेस पे करके आएगा, उसको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री आएगी, डेटर अकाउंट डेबिट करो टू क्रेडिटर, ये हो गई डिसऑनर की एंट्री। फिर क्रेडिटर को इमीडिएट पेमेंट होगा, क्रेडिटर टू बैंक ठीक है, ये होती दोनों मिला के डिसऑनर की एंट्री इन द केस ऑफ बिल एंडोज्ड, बट यहाँ पे एंट्री सेम रहेगी, BP अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है? जैसे मान लो सामने वाला पर्सन जिसने बिल एक्सेप्ट किया है वो खुद सामने से चल के आके बोल रहा है कि भाई 2 दिन बचे हैं बिल मैच्योर होने में, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, एक काम कर, मेरा अभी वाला बिल को तू कैंसिल कर दे और फ्यूचर का एक बिल बना, फ्यूचर वाली डेट का बिल बना। ठीक है, इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। एक बिल को कैंसिल करना, एक्सटेंडेड डेट पे नया बिल बनाना। इस पे सेलर तभी मानेगा जब सामने वाला इंटरेस्ट दे रहा होगा तो। Sometimes the acceptor is not in a situation to pay the amount of bill on due date, then he himself approach the drawer to cancel the old bills and make a fresh bill for an extended period, right? The amount of new bill is equal to full amount plus interest if he has not paid any amount। अभी अगर कुछ भी पे नहीं करेगा तो full amount plus interest का दोनों का मिला के बिल बनेगा नया वाला। फुल अमाउंट ओनली, ठीक है, बिल का अमाउंट ओनली इफ द इंटरेस्ट इज पेड इमीडिएटली। अभी अगर इंटरेस्ट पे कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं। रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इफ पार्ट पेमेंट इज मेड, हो सकता है कि वो आधा बिल का पेमेंट कर दे, वो केस टू केस डिपेंड करेगा। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1/9/2020 फॉर 1 लाख। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 month बिल 1/9, ठीक है, मतलब 1/10, 1/11 और 1/12, 3 months, और 3 दिन और जोड़ दो तो ड्यू डेट कब की आई? 4 दिसंबर की आई। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल विल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश 2 months। विजय अग्रीज प्रोवाइडेड दैट 9% इंटरेस्ट इज पेड। 9% इंटरेस्ट पेड। गिव जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले देखो, सबसे पहले डिसऑनर कब हुआ? सबसे पहले ड्यू डेट कब की है? 4 दिसंबर की है, ठीक। और केस नंबर 1, इंटरेस्ट इज पेड इमीडिएटली। यहाँ पे क्या हो रहा है? वो इंटरेस्ट का पेमेंट तुरंत कर दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बिल को रिवर्स करेंगे, पुराने वाले को। एंट्री पास होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख, ठीक। अब इंटरेस्ट का पेमेंट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। 1 लाख इंटू 9% इंटू 2/12 की 2 महीने के लिए एक्सटेंशन हो रहा है,
₹1500 इंटरेस्ट आएगा, तो 1500 का इंटरेस्ट ले लो और नया बिल बना लो, रिमेनिंग अमाउंट 1,00,000 का। BR डेबिट टू डेटर, 1,00,000। ठीक, ऐसे बन गया। केस 2, नथिंग इज पेड इमीडिएटली। अगर आप ₹1 पेमेंट नहीं करोगे तो कैसे होगा? नथिंग इज पेड इमीडिएटली। फिर ये वाली एंट्री पास नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी, एक नई टाइप की एंट्री पास होगी। समझते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर टू इंटरेस्ट। ठीक, अब ये जो बिल रिसीवेबल है इसके अंदर 1,00,000 पहले वाला और 1,500 इंटरेस्ट का भी, 101,500 दोनों मिला के। ठीक है। थर्ड, 40,000 इज पेड इमीडिएटली एंड फॉर रिमेनिंग अमाउंट न्यू बिल विद इंटरेस्ट इज मेड। सबसे पहले उसने 40,000 पेमेंट कर दिया। $40,000 पेड इमीडिएटली। ठीक है, ले लो पेमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 40,000, अब बचा 60,000। सेकेंड एंट्री पास होगी। BR डेबिट टू डेटर टू इंटरेस्ट। ठीक है, 60,000 का 9% इंटू 2/12, ₹900 आया। 60,900, 60,900। इस तरीके से होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। अब नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? जैसे डिसऑनर में ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं होता है, वैसे रिटायरमेंट में ड्यू डेट के पहले पेमेंट करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। हो सकता है कि जो बायर है उसके पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ गया हो और वो चाह रहा हो तुरंत सेटलमेंट करना, तो पहले पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, उसको बोलेंगे रिबेट। समटाइम द एक्सेप्टर मेक्स अर्ली पेमेंट ऑफ बिल एंड ऑल्सो द ड्रॉवर गिव्स एन इंस्टेंट कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट एंड दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड रीबेट ऑन बिल। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट किसको मिलता है? सामने वाले को, एक्सेप्टर को या तो फिर ड्रॉई को। इसके ऊपर MTP में क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स वेदर द रिबेट ऑफ बिल गिवन टू द ड्रॉई इज अ इनकम और नॉट। तो हाँ, ये इनकम है। क्यों? क्योंकि उसको रिबेट मिल रहा है, उसको डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे उसको कम पेमेंट करना पड़ रहा है। राइट। रिबेट ऑफ बिल इज एक्सपेंस फॉर ड्रॉवर एंड इनकम फॉर एक्सेप्टर। तो रिबेट ऑफ बिल कैसे कैलकुलेट होगा और एंट्री कैसे पास होगी? देखिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड इन द बुक्स ऑफ बायर आप कैसे पास करोगे? सेलर की बुक्स में हमें एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट को डेबिट करो और रिबेट अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करो टू बिल रिसीवेबल। और बायर की बुक्स में बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट टू बैंक टू, या तो आप डिस्काउंट ले लो या रिबेट अकाउंट कर लो, दोनों सही होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, ऑन 1/1/2020 अंकिता सेल्स गुड ऑफ 5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount. Bhavika accepts it and returns to Ankita. On 1/3/2020 Bhavika retires her acceptance under a rebate of 12% per annum. Record this transaction. सबसे पहले देखो 1/1/20 का बिल है प्लस 3 months कितने होते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ड्यू डेट कब की थी? 4 अप्रैल की थी। ठीक, लेकिन रिटायरमेंट कब हो रहा है?
1 मार्च को, दैट इज 1 मंथ बिफोर। तो रीबेट इसको 1 महीने का मिलेगा। कैसे मिलेगा, रीबेट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो रीबेट में आप बिल का अमाउंट ले लो 5 लाख रुपए, अब 12% पर एनम बोला ना, तो इंटू 12% मल्टीप्लाई कर लो, इंटू ये वाला कितना महीना बिफोर है वो भी देख लो, इंटू 1/12 करना है। ठीक है, तो 5 लाख का 5,000 रुपीज़ का रिबेट मिलेगा। एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, रीबेट और डिस्काउंट अकाउंट जो भी आप समझो 5,000 टू BR 5 lakh। In the books of buyer, bills payable debit to bank account to rebate और डिस्काउंट। 5 लाख का बिल था, बैंक से 495 चले गया और 5,000 का डिस्काउंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन मीन्स दैट ही इज अनेबल टू पे हिज लाइबिलिटीज। दिस मीन्स दैट द बिल एक्सेप्टेड बाय हिम विल बी डिसऑनर्ड। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, सामने वाले की जो लाइबिलिटीज है, ठीक है, जो लोन्स है वो सब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उसके एसेट्स उसको पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो कोर्ट उसको एक दिवालिया घोषित करके एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई ये पैसा नहीं दे पाएगा, तो जितना एसेट है अब वो बाकी का बंटवारा होगा बाकी लोगों में। इफ अ पर्सन इज इंसॉल्वेंट सम मनी मे बी रिकवर्ड, ठीक है, सम मनी मे बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एसेट, जो कि मतलब होता है प्रॉपर्टी। द मनी नॉट रिसीव विल बी कंसिडर्ड एज बैड डेट्स, इसको हम बैड डेट्स बोलेंगे, एंड विल बी डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर और ड्रॉई। मतलब जो इंसॉल्वेंट हुआ, जो सामने वाला पर्सन पैसा नहीं दे रहा है, द मनी नॉट पेड इज क्रेडिटेड टू डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट करना है। A draws a bill of 6,000 on C. On due date, C requested to renew the bill for another 2 months. Before the due date, C is declared insolvent and only 50 पैसा in a rupee is recovered from his estate. 50 पैसा in a rupees recovered का मतलब अगर आपको उससे 1 रुपये लेने थे, अगर आपको उससे 1 रुपये लेने थे, उसमें से 50 पैसे मिलेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो उसमें अगर 50 पैसे मिलेंगे, दैट इज अ रेशियो ऑफ 50%। तो यहाँ पे अमाउंट 6,000 का है, तो हमको अमाउंट मिलेगा 3,000 और 3,000 आपका डूब गया। ठीक है, तो एंट्री पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज मिला, बैड डेट अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज का बैड डेट हुआ टू बिल रिसीवेबल। और सामने वाले की बुक्स में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 6,000 का बिल्स पेबल अकाउंट था, टू बैंक से कितना जा रहा है 3,000, और कितना पैसा डुबाया हमने, वो जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर 3,000 रुपीज़ चले जाएगा, राइट। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है एकोमोडेशन बिल्स का। एकोमोडेशन बिल्स का मतलब क्या होता है, तो मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि भाई सुन, मैं तेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्जी बिल है, ठीक है, बाद में पेमेंट भी मैं ही करूँगा, और उस बिल को मैं बैंक के पास ले जाऊँगा, डिस्काउंटिंग कर लूँगा, अभी पैसा ले लूँगा, ठीक है। बिल मान लो 3 महीने का है, तो 3 महीने बाद मैं तेरे को पैसा भेजूंगा ना, खुद पैसा भेज दूंगा, वो पैसा तो बैंक को दे देना, तो अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इससे मुझे भी लोन मिल जा रहा है, राइट, और आपको भी कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन बिल, ठीक है। समटाइम्स द बिल ऑफ एक्सचेंज आर यूज्ड टू रेज फाइनेंस बाय मीन्स ऑफ डिस्काउंटिंग। Suppose A is in need of money. He asked his friend B to accept a bill. Now A will go to his bank and discount this bill and get the money. Just before due date, A send money to B and B pays this money to bank. This arrangement is now complete. ठीक है, अगर आपको एंट्रीज पास करनी है तो आप कैसे करोगे एंट्रीज पास। सबसे पहले देखो बिल ड्रॉ किया जा रहा है उसके ऊपर, तो BR डेबिट टू ए, वो क्या पास करेगा,
बी आर डेबिट टू बी, और सामने वाला क्या पास करेगा, ए डेबिट टू बिल्स पेबल। ये बिल क्रिएट हो गया। अब क्या कर रहा है ये भाई साहब, इसकी डिस्काउंटिंग करवा दे रहा है। डिस्काउंटिंग एंट्री पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सामने वाले की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करनी है। थर्ड, ड्यू डेट वाले दिन हम उसको पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, बी को, तो बीज अकाउंट डेबिट टू कैश, और वहाँ उसको पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। अब यहाँ से पेमेंट करना है बैंक को, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ऐसा अरेंजमेंट कंप्लीट होता है अकोमोडेशन बिल्स का। इसके बाद इस नोट्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। पास एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, ये पूरे आरटीपी के क्वेश्चंस भरे हुए हैं, ठीक। तो ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।